नमस्कार। और द डीप ड्राइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और अहम मुद्दे पर गहराई से बात करेंगे। ये है सपिंड संबंध हिंदू धर्म में। जी नमस्कार, ये वाकई एक अहम विषय है। हाँ, तो हमारे पास इसे समझने के लिए कई तरह के स्रोत हैं। पुराने ग्रंथ भी हैं जैसे मनुस्मृति, और आज का कानून भी, मतलब हिंदू मैरिज एक्ट 1955, और कुछ सामाजिक रिवाजों पर भी थोड़ी जानकारी है। बिल्कुल, काफी व्यापक दायरा है इसका। तो आज का अपना मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सपिंड आखिर होता क्या है, क्यों ये हिंदू रिवाजों में, खासकर शादियों में, इतना जरूरी है, और सबसे मजेदार कि ये पीढ़ियों की गिनती करते कैसे हैं। चलिए इसको समझते हैं। जी जरूर। तो सबसे पहले ये शब्द ही सपिंड, ये है क्या चीज? देखिए, सपिंड का सीधा सा मतलब है खून के रिश्तेदार, लेकिन एक खास दायरे के अंदर जो परंपरा से चला आ रहा है और अब कानून में भी है, वो ये कि पिता के साइड से 5 पीढ़ी तक और माँ की साइड से 3 पीढ़ी तक के रिश्तेदार वो सपिंड कहलाते हैं। खून के रिश्तेदार एक दायरे में, ठीक है। हाँ, और इसके पीछे जो सोच है वो जुड़ी है पिंड साझा करने से। पिंड को एक तरह का, आप कह सकती हैं, पवित्र शारीरिक कर्ण या अंश माना गया है। तो मान्यता ये रही कि जो लोग एक ही पिंड साझा करते हैं वो बहुत करीबी रिश्तेदार है। अच्छा और इसीलिए पारंपरिक तौर पर सपिंडों के बीच शादी नहीं होती थी, मतलब मनाही थी। अच्छा, तो ये विचार, ये परंपरा आई कहाँ से? पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है। सबसे अहम पुराना सोर्स तो मनुस्मृति ही है। जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से मनुस्मृति के अध्याय 3 श्लोक 9 में साफ लिखा है कि सपिंड रिश्तों में शादी नहीं करनी चाहिए, और वही सीमा बताई है पिता पक्ष से 5 पीढ़ी, माता पक्ष से 3 पीढ़ी। 5 और 3 पीढ़ी, ठीक है। लेकिन एक दिलचस्प बात की है। हमारे स्रोतों में ये भी है कि मनुस्मृति के ही अध्याय 5 श्लोक 60 में ऐसा भी लिखा है कि सपिंड संबंध 7वीं पीढ़ी तक चलता है। सपिंडता तु पुरुषे सप्तमे विनिवर्तते। अरे 7वीं पीढ़ी, ये तो फर्क हो गया। हाँ बिल्कुल। तो इससे लगता है कि या तो समय के साथ मतलब बदला, या फिर हो सकता है अलग अलग कामों के लिए, जैसे श्राद्ध वगैरह के लिए नियम अलग रहा हो। ये थोड़ा सा पेचीदा है। ये हो सकता है। और दूसरे धर्मशास्त्र भी हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, उनमें भी वंश और शादी के लिए सपिंड नियमों के महत्व की बात कही गई है। और आज के समय में? हाँ, तो आज के समय में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इन पुरानी बातों को कानूनी शक्ल दे दी। इस एक्ट का सेक्शन 5 साफ कहता है कि सपिंडों के बीच शादी गैर कानूनी होगी, मतलब शून्य, वॉइड मानी जाएगी। अच्छा, कानूनन मना है। जी। और सेक्शन 3F इसको बिल्कुल साफ साफ बताता है कि सपिंड कौन है। माँ की तरफ से 3री पीढ़ी तक खुद को मिलाकर, और पिता की तरफ से 5वीं पीढ़ी तक खुद को मिलाकर। ये पीढ़ियों की गिनती, ये थोड़ी उलझन वाली लगती है। पिता की तरफ 5, माँ की तरफ 3, इसको थोड़ा और खोलकर समझाएंगी? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है, और सेक्शन 3F इसे काफी हद तक साफ करता है। देखिए, नियम ये है कि गिनती हमेशा उस व्यक्ति से शुरू होती है जिसके रिश्तेदार देखे जा रहे हैं, और ऊपर की तरफ जाती है, मतलब पूर्वजों की ओर, और उस व्यक्ति को पहली पीढ़ी गिना जाता है। अच्छा, तो मैं पहली पीढ़ी हुआ? जी हाँ। तो पिता की तरफ से 5 पीढ़ी का मतलब हुआ 1 आप खुद, 2 आपके पिता, 3 आपके दादा, 4 आपके परदादा, 5 आपके परदादा के पिता। बस यहाँ पिता की तरफ की सपिंड सीमा खत्म। इनके पहले के पूर्वज सपिंड नहीं माने जाएंगे। ओके, 1 से 5 पिता की तरफ, समझ गया। और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी? बिल्कुल वैसे ही। 1 आप खुद, 2 आपकी माँ, 3 आपकी नानी या नाना, मतलब माँ की माँ या माँ के पिता। बस यहाँ माँ की तरफ की सीमा पूरी हो गई। नानी या नाना, 3री पीढ़ी, ठीक है। और कानून की धारा 3F2 एक और चीज साफ करती है, वो ये कि 2 लोग सपिंड तब भी होते हैं जब या तो एक व्यक्ति दूसरे का सीधा पूर्वज हो, जैसे मान लीजिए परदादा, और वो इन 5 या 3 पीढ़ी की सीमा में आता हो, या फिर उन दोनों का कोई एक ही पूर्वज हो, साझा पूर्वज, कॉमन एंसेस्टर, जो दोनों के लिए इन सीमाओं के अंदर आता हो। अच्छा, तो एक उदाहरण लेते हैं। मेरी पिता की दादी, मतलब मेरी दादी, क्या वो सपिंड हुई? हाँ बिल्कुल हुई। गिनकर देखते हैं। 1 आप, 2 आपके पिता, 3 पिता की माँ यानी दादी। तो दादी पिता के वंश में 3री पीढ़ी पर हुई। पिता पक्ष की सीमा 5 पीढ़ी है, इसलिए दादी सपिंड है। ठीक है। और दादी की माँ यानी मेरी परदादी? उनको भी गिनते हैं। 1 आप, 2 पिता, 3 दादी, 4 परदादी। वो पिता के वंश में 4थी पीढ़ी पर हुई। 5 पीढ़ी की सीमा के अंदर है, तो परदादी भी सपिंड हुई। और परदादी की भी माँ? गिनती जारी रखते हैं। 1 आप, 2 पिता, 3 दादी, 4 परदादी, 5 परदादी की माँ। ये हुई 5वीं पीढ़ी, तो वो भी सपिंड है। अच्छा। लेकिन हाँ, अगर हम परदादी की माँ की भी माँ की बात करें, जो 6ठी पीढ़ी होंगी, तो वो पिता पक्ष की 5 पीढ़ी की सीमा से बाहर हो गई, वो सपिंड नहीं मानी जाएंगी। यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल है जो मेरे मन में आ रहा है।
ये जो गिनती है पीढ़ियों की, इसमें सिर्फ पुरुषों को गिना जाता है या वंश में जो महिलाएं आती हैं जैसे दादी परदादी उनको भी गिना जाता है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है और अक्सर लोगों को इसमें थोड़ी उलझन होती है। देखिए, जरूरी बात यह है कि आपने गिनती किस तरफ से शुरू की, पिता की तरफ से या माँ की तरफ से। हाँ। अगर पिता की तरफ से गिनती शुरू हुई है जिसकी सीमा 5 पीढ़ी है, तो उस वंश रेखा में ऊपर जाते हुए जितने भी पूर्वज आएंगे, चाहे वो पुरुष हो जैसे दादा परदादा या महिला हो जैसे दादी परदादी, वो सब उसी 5 पीढ़ी की सीमा के अंदर गिने जाएंगे। अच्छा। वंश पिता का माना जाएगा, लेकिन उसमें शामिल सभी पूर्वज, स्त्री हो या पुरुष, गिने जाएंगे। यही बात माँ की तरफ 3 पीढ़ी की सीमा पर भी लागू होती है। तो ये सिर्फ पुरुषों की गिनती नहीं है, ये वंश रेखा में आने वाले हर पूर्वज की गिनती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात साफ हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि चचेरे या ममेरे भाई बहन भी सपिंड हो सकते हैं अगर उनका कोई साझा पूर्वज इन सीमाओं में आता है। हाँ, बिल्कुल यही मतलब है सेक्शन 3 FFI का। अगर 2 लोगों का साझा पूर्वज पिता की तरफ से 5 पीढ़ी के अंदर है या माँ की तरफ से 3 पीढ़ी के अंदर है, तो वो दोनों सपेंड होंगे। जैसे मेरा चचेरा भाई। हाँ, उदाहरण के लिए आप और आपके पिता के भाई के बेटे यानी आपके फर्स्ट कजिन या चचेरे भाई, आप दोनों के दादा एक ही हुए। हाँ। दादा आपके पिता की तरफ से तीसरी पीढ़ी में आते हैं। एक आप, 2 पिता, 3 दादा। दादा 5 पीढ़ी की सीमा के अंदर है, इसलिए आप और आपके चचेरे भाई सपिंड हुए। ठीक है। और ममेरे भाई बहन? बिल्कुल वैसे। मान लीजिए आपकी माँ और आपकी मौसी, जी। दोनों की माँ एक ही हुई, यानी आपकी नानी। जी। नानी आपकी माँ की तरफ से तीसरी पीढ़ी में आती है। 1 आप, 2 माँ, 3 नानी। नानी माँ पक्ष की 3 पीढ़ी की सीमा में है, इसलिए आप और आपकी मौसीरी बहन या भाई, मटर्नल फर्स्ट कजिन, भी सपिंड होंगे। ये तो फर्स्ट कजिन की बात हुई। थर्ड कजिन के बारे में क्या? उनका भी जिक्र था। हाँ, थर्ड कजिन ये वो होते हैं जिनके पर दादा एक होते हैं। पर दादा। हाँ, तो अगर पिता की तरफ से देखें, पर दादा कौन सी पीढ़ी में आएंगे? 1 आप, 2 पिता, 3 दादा, 4 परदादा, 5 पर दादा, तो वो 5वीं पीढ़ी में आते हैं। 5वीं। जी, तो पिता की तरफ से थर्ड कजिन सपिंड सीमा के बिल्कुल किनारे पर या बाहर हो सकते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि रिश्ता ठीक कैसे जोड़ रहा है। लेकिन माँ की तरफ से देखें तो पर नाना या पर नानी चौथी पीढ़ी में आएंगे। 1 आप, 2 माँ, 3 नाना नानी, 4 पर नाना नानी। चौथी पीढ़ी। माँ की तरफ सीमा तो 3 पीढ़ी थी। बिल्कुल, तो माँ की तरफ से पर नाना नानी चौथी पीढ़ी में होने के कारण 3 पीढ़ी की सीमा से बाहर हो गए। इसलिए आमतौर पर थर्ड कजिन, खासकर माँ की तरफ वाले, सपिंड नहीं माने जाते। उनके बीच शादी पर सपिंड नियम के तहत रोक नहीं होती। अच्छा, तो थर्ड कजिन अक्सर सीमा से बाहर होते हैं। हाँ, और एक बात और, अगर जेनेटिक्स के नजरिए से देखें तो थर्ड कजिन में औसतन सिर्फ 0.78% DNA ही कॉमन होता है। ये बहुत ही कम है। मतलब आनुवंशिक बीमारियों का खतरा उनमें लगभग उतना ही होता है जितना किसी अनजान व्यक्ति से शादी करने पर। ये जेनेटिक वाला पॉइंट भी दिलचस्प है। अच्छा, अब ये बताइए, क्या इस सपिंड का गोत्र से भी कोई लेना देना है? क्योंकि शादी की बात चलती है तो गोत्र का जिक्र भी खूब होता है। हाँ, बिल्कुल। ये दोनों अक्सर साथ साथ चलते हैं, खासकर उत्तर भारत में। गोत्र क्या है? ये एक पिता के वंश की परंपरा है। मतलब ये पिता से बेटे को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र के सारे लोग किसी एक पुराने ऋषि के वंशज हैं। ऋषि के वंशज, ठीक है। तो जो आम नियम है वो ये कि एक ही गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, भले ही लड़का लड़की सपिंड न हो। जैसे मान लीजिए थर्ड कजिन है, लेकिन अगर गोत्र एक है तो शादी वर्जित मानी जाती है, क्योंकि एक ही गोत्र वालों को आध्यात्मिक तौर पर भाई बहन जैसा माना जाता है। अच्छा, यानी सपिंड न होते हुए भी गोत्र एक होने पर शादी नहीं हो सकती। हाँ, उत्तर भारत की कई परंपराओं में ऐसा ही है। तो अगर लड़का और लड़की अलग अलग गोत्र के हैं और सपिंड सीमा 53 पीढ़ी से भी बाहर है, जैसे थर्ड कजिन, तब उनकी शादी आमतौर पर ठीक मानी जाती है। हाँ, ये बात तो काफी दिलचस्प है। क्या इसमें पूरे भारत में एक ही जैसे नियम है या अलग अलग इलाकों में फर्क भी है? बहुत फर्क है। जैसा मैंने कहा, उत्तर भारत में गोत्र के नियम ज्यादा सख्त माने जाते हैं। समान गोत्र में शादी लगभग नामुमकिन है। लेकिन वहीं अगर आप दक्षिण भारत में जाएं तो वहां कुछ समुदायों में क्रॉस कजिन मैरिज, मतलब मामा की बेटी से या बुआ के बेटे से शादी करना, न सिर्फ ठीक माना जाता है बल्कि कई बार तो उसे पसंद भी किया जाता है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया। जी हाँ, ये दिखाता है कि सपिंड और गोत्र से जुड़े नियम कितने स्थानीय और विविध हैं भारत में। सही बात है। अच्छा, ये जो पूरी सपिंड की अवधारणा है, इसको समझाने के लिए क्या कोई पुराने सिद्धांत वगैरह भी हैं? हाँ, हमारे स्रोतों में 2 मुख्य प्राचीन सिद्धांतों का जिक्र मिलता है। अच्छा। पहला है जीमूत वाहन का सिद्धांत। इसे पिंडदान सिद्धांत या ऑब्लेशन थ्योरी भी कहते हैं। इसके हिसाब से सपिंड वो लोग हैं जो श्राद्ध कर्म में एक ही पूर्वज को पिंडदान करने के अधिकारी होते हैं। मतलब ये धर्म और पूजा पाठ वाले रिश्ते पर ज्यादा जोर देता है। पिंडदान। और दूसरा है विज्ञानेश्वर का सिद्धांत। इसे शारीरिक कण सिद्धांत या बॉडी पार्टिकल्स थ्योरी कहते हैं।
ये सिद्धांत मानता है कि सपिंड का रिश्ता शरीर के कणों से है, यानी खून का रिश्ता, बायोलॉजिकल कनेक्शन पर आधारित है। अच्छा, खून का रिश्ता। हाँ, और शायद इसीलिए विज्ञानेश्वर का ये सिद्धांत, जो एक ज्यादा ठोस खून के रिश्ते की बात करता है, आधुनिक कानून के लिए ज्यादा आधार बना, क्योंकि इसे परिभाषित करना और लागू करना शायद ज्यादा आसान रहा होगा। ये दोनों सिद्धांत भी जानना जरूरी था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये नियम बनाए ही क्यों गए थे? मतलब क्या वजह थी इनके पीछे, और क्या आज के जमाने में भी ये मायने रखते हैं? देखिए, पुराने जमाने में इसके पीछे कई वजह रही होंगी। एक तो पक्का ये था कि बहुत करीबी रिश्तेदारों में शादी ना हो। इससे अनजाने में ही सही कुछ आनुवांशिक बीमारियां जो करीबी रिश्तों में शादी से ज्यादा फैल सकती हैं, उनसे बचाव होता होगा। हाँ, मतलब एक तरह का जेनेटिक कारण कह सकते हैं। भले ही उन्हें जेनेटिक्स का विज्ञान ना पता हो, पर शायद अनुभव से ये समझ बनी हो। इसके अलावा धार्मिक कारण भी थे, जैसे पिंडदान की परंपरा को बनाए रखना, और सामाजिक व्यवस्था भी, मतलब अलग अलग परिवारों में रिश्ते बने, वंश की पहचान बनी रहे। सामाजिक व्यवस्था। और अगर आज के जमाने में देखें तो आधुनिक जेनेटिक्स भी कहीं ना कहीं इस पुरानी सोच को सही ठहराता है। हमें पता है कि करीबी रिश्तेदारों में शादी से कुछ रिसेसिव जीन से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। सही है। तो ये जो 55 पीढ़ी की सपिंड सीमा है, ये इस खतरे को काफी हद तक कम कर देती है। कानूनी तौर पर देखें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 ने इसे साफ कर दिया है, और जो शादियां नहीं होनी चाहिए उन्हें रोकने का एक आधार दिया है। हाँ, कानूनी स्पष्टता तो है। और सांस्कृतिक रूप से देखें तो आज भी भारत में बहुत से समुदाय अपनी वंश परंपरा और परिवार की पहचान को बनाए रखने के लिए इन नियमों को मानते हैं। तो हाँ, ये कानूनी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक तीनों ही नजरियों से आज भी प्रासंगिक है। लेकिन आजकल जैसे लोग देर से शादी करते हैं, परिवार भी छोटे हो रहे हैं, तो कभी कभी ये 55 पीढ़ी का नियम थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं लगता? ये सवाल तो उठता है। समाज बदल रहा है, ये सच है, लेकिन कानून और कई समुदायों की मान्यताएं अभी भी इन नियमों को महत्व देती हैं। वजह वही मिलीजुली है, जेनेटिक खतरा कम करना, कानून में स्पष्टता रखना और अपनी सांस्कृतिक जड़ों को बचाए रखना। हाँ, इस पर बहस जरूर होती है कि क्या इन नियमों में समय के साथ कुछ बदलाव होना चाहिए, पर फिलहाल तो स्थिति यही है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि क्या इस तरह के नियम सिर्फ हिंदू धर्म या भारत में ही हैं, या दुनिया में और जगह भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है? ये जानना बहुत दिलचस्प है कि करीबी रिश्तेदारों के बीच शादी को लेकर नियम दुनिया की लगभग हर बड़ी सभ्यता और संस्कृति में पाए गए हैं। ये सिर्फ हिंदू धर्म की बात नहीं है। अच्छा, और कहाँ? हाँ, जो जानकारी उपलब्ध है उससे पता चलता है कि पुराने ग्रीस और रोम में भी चौथी डिग्री तक के खून के रिश्तेदारों में शादी पर रोक थी। यहूदी धर्म के कानून तोरा में, खासकर लेविटिकस की किताब में, करीबी खून के रिश्तों में शादी की साफ मनाही है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, चाचा भतीजी, मौसी भांजा वगैरह। इस्लामी कानून यानी शरिया में भी महरम की एक लिस्ट है जिनसे शादी हराम है। इसमें भी करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। हाँ, इस्लाम में चचेरे भाई बहनों में शादी की इजाजत है, जो हिंदू प्रथा से अलग है। ये फर्क है जी। और इतना ही नहीं, अफ्रीका, पूर्वी एशिया और दुनिया भर के कई आदिवासी समाजों में भी अपने कबीले या कुल के अंदर या बाहर शादी करने को लेकर अपने अपने नियम, एंडोगेमी, एक्सोगेमी हमेशा से रहे हैं। यानी ये सोच काफी हद तक यूनिवर्सल रही है। हाँ, ऐसा लगता है कि ये एक तरह की सार्वभौमिक मानवीय चिंता रही है कि बहुत करीबी रिश्तेदारी में शादी से जुड़े जो जैविक और सामाजिक खतरे हो सकते हैं, उन्हें पहचाना जाए और उनसे बचने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। सही कहा। अच्छा, इन नियमों का समाज पर क्या असर पड़ा है? क्या कुछ खास रीति रिवाज इनसे जुड़े हुए हैं? आपने कुछ अनोखी प्रथाओं का जिक्र किया था शुरू में। बिल्कुल, जैसा हमने पहले बात की थी, इसने गोत्र एक्सोगेमी को बढ़ावा दिया, मतलब अपने गोत्र से बाहर शादी करना, खासकर उत्तर भारत में। आज भी शादी तय करते समय परिवार अक्सर लड़के लड़की का गोत्र और सपिंड स्टेटस चेक करते हैं। हाँ, ये तो होता है। फिर श्राद्ध जैसे जो धार्मिक काम होते हैं, उनमें सपिंड रिश्तेदारों की एक खास भूमिका होती है। इससे पारिवारिक रिश्ते बने रहते हैं, और इन नियमों ने अलग अलग परिवारों के बीच शादी के रिश्ते बनाने में मदद की, जिससे समाज का ताना बाना भी मजबूत हुआ। और वो खास रिवाज? हाँ, कुछ खास क्षेत्रीय रिवाजों का भी जिक्र मिलता है, जैसे कहीं कहीं शायद बंगाल या बिहार तरफ कुंडली मिलान के साथ साथ पंडित जी से सपिंड की स्थिति भी पूछने का चलन रहा है। महाराष्ट्र में कुछ परिवारों में शादी से पहले बाकायदा सपिंडों की लिस्ट बनाने की बात भी पता चलती है। लिस्ट बनाते हैं? जी। दक्षिण भारत में कुछ समुदाय मंदिरों में रखे पुराने वंश के रिकॉर्ड देखकर रिश्ते पक्के करते हैं। नेपाल में बही नाम की वंशावली किताबें इस्तेमाल होती हैं। राजस्थान के कुछ गांवों में तो सपिंड परिषद जैसी पंचायतें भी होती थीं, जो शादी के मामलों को देखती थीं। सपिंड परिषद एक बहुत ही अनोखा है ना? और कर्नाटका में इसे संपत्ति के बंटवारे और धार्मिक अनुष्ठानों से भी जोड़ा गया है। वाह। और आपने ये भी बताया था कि आजकल की ऑनलाइन मैचमेकिंग वेबसाइट्स पर भी गोत्र और सपिंड के फिल्टर होते हैं। बिल्कुल। सोचिए, हजारों साल पुरानी परंपरा आज डिजिटल दुनिया में भी अपनी जगह बनाए हुए है। ये दिखाता है कि ये नियम सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी और रिवाजों का हिस्सा है। कमाल है। तो आज हमने सपिंड की इस थोड़ी जटिल पर बहुत ही दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि कैसी ये पुराना धार्मिक सामाजिक नियम
सपिंड यानी पिता की तरफ 5 और माँ की तरफ 3 पीढ़ी तक के करीबी रिश्तेदार आज के कानून और यहाँ तक कि जेनेटिक्स से भी जुड़ा है। जी। और ये सिर्फ भारत की बात नहीं, दुनिया भर की संस्कृतियों में करीबी रिश्तों में शादी को लेकर नियम बनाने की सोच रही है। हमने मनुस्मृति से लेकर हिंदू मैरिज एक्ट तक इसके सोर्स देखे, पीढ़ियों की गिनती समझी, गोत्र से इसका रिश्ता जाना। हाँ, और ये भी समझा कि इसके पीछे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि सामाजिक और शायद अनजाने में ही सही वैज्ञानिक कारण भी थे। बिल्कुल। और भारत के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कितने अलग अलग तरह के रिवाज हैं, ये भी जाना। एक और जरूरी बात जो सामने आई वो ये कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं रही है हमेशा से। जहां मनुस्मृति का एक श्लोक 7 पीढ़ी की बात करता है, वहीं आज का कानून और ज्यादातर परंपरा इसे 3 पीढ़ी मानती है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ परंपरा, कानून और समाज की समझ बदलती है और एक संतुलन बनाती है। सही कहा। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने को एक बात छोड़ते हैं, ये जो सपिंड और गोत्र की अवधारणाएं हैं, इनकी जड़ें इतनी गहरी हैं, लेकिन फिर भी इनमें इतनी क्षेत्रीय विविधता है। तो ऐसे में आज का जो बढ़ता शहरीकरण है, अलग अलग समुदायों में शादियां हो रही हैं, दुनिया से जुड़ाव बढ़ रहा है, ये सब मिलकर इन पुरानी वंश परंपराओं को आज के हिंदू समाज में और कैसे बदल सकते हैं? क्या ये नियम धीरे धीरे और लचीले होंगे या फिर किसी नए रूप में बने रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। बिल्कुल सोचने वाली बात है।